तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेट हम लोग का 95% है और आज से सीरीज आप लोग की स्टार्ट हो गई है। जो आप लोगों का न्यू सिलेबस आप लोगों का 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसकी आज क्लास फर्स्ट है। मतलब जितना उन्होंने 30% कटअप करके जितना सिलेबस बनाया है मैथ के लिए, वो पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, उसी का क्लास फर्स्ट है। आप जितना क्लास में वो जा सके सभी के क्लासेस लिखे रहेंगे, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, इस तरह मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे लिखता रहूँगा। ठीक है, ताकि आपको पूरी संपूर्ण क्लास मिल जाए और पूरा जितना भी 30% कटअप करने के बाद जितना सिलेबस उन्होंने निर्धारित किया है सारा कंप्लीट हो पाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स आप ला पाएँ। तो आज उसी का क्लास फर्स्ट है और आज से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं कि पहला चैप्टर से क्या दिया था, दूसरा चैप्टर से क्या क्या देगा, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैथ का चल रहा है उसी तरह सभी विषयों का अच्छे तरीके से संपूर्ण जानकारी, मैं जितनी तैयारी सारी तैयारी करा दूंगा कि आपका टारगेट जो 95% है वो आ सके। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम और पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, आपका यह प्रश्न उसमें दिया है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूछा था उसमें। ठीक है, और उससे एक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि आपको दो संख्या दे जाएगा, जैसे संख्याओं यहाँ पे 1656 और 4025 का मसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। तो कोई जरूर नहीं है कि सेम यही सवाल देगा, लेकिन हाँ एक देगा जरूर कि मसा ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो अगर एक सवाल आप जानते रहेंगे कि कैसे लगाते हैं तो वो किसी कोई अंक दे दे, आप तो मसा लगा ही नहीं लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो चलिए एक मेथड में बता दूं। ठीक है, ये जो प्रश्न पूछा गया है 2020 में प्रश्न पूछा गया था, किसमें 2020। तो अगर मेथड आपको याद रहेगा तब किसी तरह आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम दो संख्याओं का मसा कैसे ज्ञात करते हैं। और ये 100% देगा क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो इसे इग्नोर ना करें। जितने भी टॉपिक में डिस्कस करूंगा सब आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि हल कैसे होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि कभी भी दो संख्याओं का मसा युक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा कैसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, हल करते समय क्या क्या बातों को ध्यान देना होता है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले संख्या उतारते हैं। संख्या आपके पास है 1656 और एक आपके पास संख्या है 4025। इन दोनों में देखते हैं बड़ी कौन है। ठीक है, तो आप ही बताइए बड़ा कौन है। 4025, 4025 बड़ा है। तो आपको एक रफ कार्य, यहाँ पे मैं रफ कार्य लिखता हूँ, लेकिन आप लोगों को फेयर में नहीं करना है। ठीक है, जो हल करते समय जो पीछे आप पेज रहेगा उस पर रफ कार्य यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रफ कार्य कर लेता हूँ। ये नहीं कि जहाँ सवाल लगा रहे हैं उसी पर रफ कार्य करना, नहीं है, रफ कार्य अलग से करना है। ठीक है, और इधर आपको लिखना अच्छे तरीके से। तो दो संख्या थी 1656, 4025। मैंने देखा 4025 1656 से बड़ा है। अब मैं क्या करूँगा कि 4025 में भाग दूंगा किसका, 1656 का। 1656 का भाग दूंगा तो भाग कितने बार जाएगी, 16 दूनी के 32, 2 बार जानी चाहिए। तो 6 दूनी के 12 और कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 1 11 और 6 दूनी के 12, 1 कितना हो जाएगा 13। हासिल लगाइए कि 2 एकम 2 1 3। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 10 में से 3 गया तो 7, 1 कैंसिल, 713 बच गया। ठीक है, अब इतना में हम लोग की यूक्लिड विभाजन क्या लगाएंगे, प्रमेय क्या लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछेगा भाई 100%, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका यही तो होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या होता है, शेषफल, धन शेष, यही तो होता है। तो चलिए लगाते हैं। तो भाज्य, भाज्य यहाँ पे क्या है 4025, तब क्या लिखोगे 4025 बराबर भाजक क्या है 1656, तो 1656 गुणे भागफल कितना है 2 और धन शेषफल कितना है 713। ठीक है, अब शेषफल 0 नहीं आया ना, तो यहाँ पे लिखिए क्या आर बराबर 0 नहीं है। आर मतलब शेषफल। ठीक है, शेषफल 0 के बराबर अभी नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब इस आगे की प्रक्रिया करेंगे। अब 713 का भाग देंगे किस में, 1656 में। तो भाग कितनी बार जाएगी आप देखिए, तो 7 दूना के 14, 2 बार जानी चाहिए। तो चलिए देते हैं। तो 3 दूनी के 6, 2 एकम 2 और 7 दूनी के 14, 1426 घटाइए
तो 6 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3, 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे 4 में और 6 में से 4 चला गया तो 2, ये कैंसिल, 230 बच गया। अब इतना में लगाएंगे तो अब भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य अब 1656 हो जाएगा। तो 1656 बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य कितना हो जाएगा 713, भागफल कितना हो जाएगा 2, और शेषफल कितना बच गया 230। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो आर जो है अभी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 230 का भाग देंगे किस में, 713 में। तो 2 बार जाना चाहिए, नहीं 2 3 6 3 बार जाएगा। तो 0 3 तो लिखे 9 और 2 3 6 690, घटाएंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से लगा तो 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 7 में 7 गया तो कट जाएगा, ठीक है। कितना बच गया 23। अब इतना में लगाएंगे तो युगल विभाजन प्रमेय का क्या होगा, भाज्य बराबर, भाज्य आपका क्या है 713, 713 बराबर भाज्य कितना है 230, और गुणे भागफल कितना है 3, और धन शेषफल कितना हो गया 23। यहाँ लिखेंगे कि जो आर है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब 23 का भाग किस में देंगे 230 में, और तब 23 का भाग 230 में देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 23 दाम में कितना होता है 230। अब शेषफल क्या गया 0 0। अब इतना में लगाएंगे तो भाज्य आपके क्या हो जाएगा 230, 230 बराबर भाज्य कितना हो जाएगा 23, भागफल कितना हो जाएगा 10, और शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ पे लिखेंगे कि जो आर जो है 0 के बराबर हो गया। तब आर 0 के बराबर हो जाता है और जिस संख्या से होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो 23 से भाग देने पे ना आपका शेषफल 0 हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए संख्याएं 1656 और 4025 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा 23। यही 23 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 23, एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो यही मेथड होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युगल विभाजन प्रमेय द्वारा हम निकालते हैं किसी का एचसीएफ, और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है 100%। तो इसको आपको तैयार करना है, इग्नोर थोड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि भाई निर्धारित कर दिया सिलेबस तो उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा प्रश्न, ठीक है। अब मैं उसी के भी पे आपको तैयारी भी करा रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं कि अब किस कैटेगरी के पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, उसको देख लेते हैं। प्रश्न पहला क्लियर हो गया ना, चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो सरकार निर्धारित की है यह प्रश्न, ठीक है, शांत और अशांत से संबंधित, ठीक है, और आपका देगा भी। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होंगे, इनके दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे, ठीक है। बिना भाग देते हुए आपको बताना है कि ये जो दो आपके परिमेय संख्या दिखाई दे रहे हैं ये दोनों शांत हैं या अशांत हैं, ठीक है, ये बताना हुआ है। तो चलिए शांत और अशांत देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने बताया था कि शांत उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे छोटा टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ। शांत उसे कहते हैं कि जैसे कोई भी भिन्न है तो भिन्न का जो हर होता है, हर नीचे वाला पार्ट, वो हर आपका 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक है। अगर इस रूप का होता है तो वह शांत होता है, अगर इस रूप का नहीं होगा तो वह शांत होता है। बस यही ट्रिक होती है और कोई नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, कर लेते हैं। पहला पार्ट आपका है 13/3125, इसे चेक करते हैं शांत है या अशांत है, ठीक है, यही ट्रिक होता है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13/3125 हमें सिर्फ हर देखना है, क्या देखना है हर। अब हर है आपके पास 3125, अब 3125 का हम यहाँ पे टुकड़ा करेंगे। 3125 का भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कितना पर टूटेगा, 5 से कटाइए तो 5 1 30 और 5 दूनी की 10 और 50 25। 5 से कटाएंगे तो 5 1 5 5 दूनी की 10 50 25। 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी की 10 50 25, ठीक है। फिर 5 से कटाएंगे तो 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 1 5, ठीक है। तो एक चीज़ देख पा रहे हैं आप कि ऊपर तो आपका 13 ही रहने वाला है, लेकिन 3125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब कि 3 3 6, ठीक है। कितना 1 2 3 4 5 ही बार है ना, तो 5 ही बार लिखिए, ठीक है। मतलब 3125 को मैं 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बात सुनिए, 13 अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 पे पावर 5, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 5 पे पावर बिल्कुल लिख सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने क्या बताया कि हर आपका 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का होना चाहिए। तो यहाँ 5 पे पावर n तो है लेकिन 2 पे पावर m नहीं है, लेकिन 2 पे पावर m नहीं है तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 पे पावर 0, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मतलब होता है क्या, किसी भी संख्या 0 के पावर 1 होता है, ठीक है। तो 2 पे पावर 0 बराबर 1 लिख सकता हूँ। तो 2 पे पावर 0 को गुणा कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू में,
क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है, 1 को गुणा तो 5 पे पावर 5 में करोगे तो वही आने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह लिख देता हूँ तो ये आपको 2 पे पावर m भी बन जाएगा और 5 पे पावर n दिया हुआ है, तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 पे पावर m और 5 पे पावर n इसी का रूप करना है, तो बिल्कुल यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक है, शांतवर्ती होगा। यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि हर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का है, इसलिए आपका शांत है। जहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 0 और n बराबर क्या है, 5 है। जहाँ m बराबर 0 और n बराबर 5 है, बिल्कुल हल हो गया। तो इसी प्रकार करना है। और दूसरा आपका क्या दिया है, 29 बटे दिया है 343, इसको चेक करना है। इसका भी हर देखेंगे, हर आपका क्या है 343। अब 343 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो किससे कटेगा, यहाँ पे 7 से घटाया जाए तो 7 चौक 28, 6 63, 7 9 63, 7 से कटाएंगे तो 7 7 49, 7 एकम 7। तो हमने देखा कि भाई 29 तो ऊपर रहने वाला है, हर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि 29 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7 को मैं 7 पे पावर 3 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये बताइए कि हर तो आपका किस रूप का होना चाहिए, 2 पे पावर m या 5 पे पावर n का होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन 2 5 के अलावा यहाँ पे 7 आ गया। तब 7 आ गया तो हम खुद आराम से कर सकते हैं कि आपका क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अब अशांत आवर्ती क्यों है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि, इसलिए अशांत आवर्ती है क्योंकि हर इसका जो है वो 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का नहीं है, इसलिए ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो हर अगर आपके 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का है तो शांत, जैसे ये पहला वाला था तो बिल्कुल शांत हो गया, ये दूसरा वाला नहीं है तो ये अशांत हो जाएगा बस। तो शांत और अशांत से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कभी मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, इस ट्रिक को, हर अगर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का होगा तो शांत होगा, नहीं होगा तो अशांत होगा। तो हमको तो नहीं लगता है कि इस वाले प्रश्न में भी आप लोगों को दिक्कत होगा, अगर बोर्ड एग्जाम में देगा देगा ही, उसी सिलेबस से पढ़ा जा रहा है ना, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ईमानदारी से आप पढ़ते हो तो। ठीक है, आई होप, आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें आपको। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना यार, बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर दूसरे में, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, आइए उसको देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसमें लिखा था कि करड़ी में 2 और करड़ी में 3 और करड़ी में 7 और करड़ी में 5, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपके बोर्ड जो न्यू सिलेबस आया है कि भाई ये पूछेगा कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या कैसे है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो एक मैं बता देता हूँ, तो एक बता दूंगा तो ये नहीं हो जाएगा, तीनों सेम उसी कैटेगरी पे हो जाना चाहिए, बिल्कुल होगा। तो चलिए एक बता देता हूँ, ये तीनों को कर लीजिएगा उसी पे। ठीक है, आप लोगों को काम बन जाएगा, इसी चारों में से एक देगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 2022। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए मैं हल करके बताता हूँ कि इसे किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, उसी की भी आप पे ये भी सिद्ध हो जाएगा, ये भी सिद्ध हो जाएगा, ये भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो देखिए हल करते समय जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा तो आप इसको क्या मानोगे, परिमेय संख्या। ठीक है, यही मेथड होता है। अगर आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा तो आप परिमेय मानोगे। कैसे लिखना है देखिए, आप लिखिएगा कि माना करड़ी में 5 अपरिमेय न होकर क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, इतना मान लेंगे ना आप लोग, बताइए। माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या न होकर क्या है, परिमेय संख्या। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने करड़ी 5 में जो करड़ी 5 है उसको आपने परिमेय संख्या मान लिया, तो जाहिर सी बात है कि यह P बटे Q के रूप के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या P बटे Q को ही कहते हैं। तब हम क्या करेंगे, करड़ी में 5 क्या करेंगे, P बटे Q के रूप को बराबर कर देंगे, मतलब इतना होना चाहिए। तो परिमेय संख्या तो इतना ही होना चाहिए ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, इतना होना चाहिए। और एक चीज़ लिख लीजिएगा कंडीशन, जबकि जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन तो होता है परिमेय संख्या में। तथा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि P व Q
पी व क्यू जो है क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, क्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल यही होता है परिमेय संख्या, हमने इतना कंडीशन लिख लिया, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक चीज़ और देखिए कि P बटे Q तो होना ही चाहिए और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। और P और Q में जो P और Q आता है, P और Q में एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको, कि माना P बटे Q लिख दिया, इस तरह लिखिए, माना P और Q, माना P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में लिखवा रहा हूँ, ये नहीं लिखेंगे इसी पे तो सवाल हल होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या था, हमको सिद्ध करने के लिए दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना कर्णिम 5 अपरिमेय ना होकर क्या है, परिमेय संख्या है। जब आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो जाहिर सी बात है कर्णिम 5 जो होगा P बटे Q के बराबर हो जाएगा, और Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q पूर्ण संख्या होना चाहिए। हाँ, एक और कंडीशन होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या परिमेय कहलाएगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। यह बात आपको याद होनी चाहिए किसी के मुँह पे, ठीक है। अब देखिए करेंगे आगे कैसे हल, कि कर्णी में 5 जो था उसको मैंने परिमेय संख्या माना था, P बटे Q के रूप में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखिए, तो P का गुणा 1 में करेंगे तो P बराबर 5 का गुणा, और कर्णी में 5 का गुणा Q में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कर्णी में 5 Q हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर और बराबर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णिम 5 का वर्ग करेंगे तो ये तो सिर्फ 5 आ जाएगा, और Q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग करने पे इतना आ गया कि P स्क्वायर बराबर आ गया 5Q स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात समझिए, यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकल सकता है, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं कहूँगा कि जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर वह संख्या 5 से क्या है, विभाज्य है, क्योंकि P स्क्वायर में 5 का भाग दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे P स्क्वायर संख्या 5 से क्या है, विभाज्य है, संख्या 5 से क्या है, विभाज्य है। जब मेरे प्यारे विद्यार्थी P स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि P जो होगा ना, P भी संख्या 5 से क्या होगा, विभाज्य। P भी संख्या 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, हम आराम से कह सकते हैं, ठीक है। जब उसका स्क्वायर विभाज्य हो रहा है, विभाज्य है, यहाँ विभाज्य है लिख लीजिएगा। अब आगे की प्रक्रिया सुनिए क्या करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब P 5 से विभाज्य हो गया, जब P 5 से विभाज्य है, तब माना कि P बराबर 5R, हम क्या मान लेंगे, एक P बराबर 5R मान लेंगे एक नियम। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने P बराबर 5R मान लिया, मैंने माना कि P बराबर 5R। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर, ठीक है, P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और R का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर, 25 P स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25 R स्क्वायर, यही ना आएगा, इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ तक, ठीक है। लेकिन परंतु यहाँ पे लिखेंगे, परंतु हमें यह भी ज्ञात है, परंतु हमें यह भी आगे से ज्ञात है कि, क्या ज्ञात है भाई, उसको भी देख लेते हैं। परंतु हमें यह भी ज्ञात है कि P स्क्वायर बराबर क्या होता है, 5Q स्क्वायर, ठीक है।
पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर ज्ञात है कि नहीं समीकरण पहला से। तब हमें ये ज्ञात है कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, आपको करना ये चीज़ है कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है। तो ये बताइए जहाँ पे भी पी स्क्वायर है मैं वहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5 क्यू स्क्वायर लिख दूंगा बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 25 आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 5 से घटाइए तो 50 25, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5 आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5 आर स्क्वायर आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। बताइए अगर आर स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो क्यू स्क्वायर बटे 5 नहीं आ जाएगा, अब आ गया। तब लिखा जाएगा, तब क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, तब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं कह सकता हूँ कि क्यू भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। अब क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो एक चीज़ आप नोटिस किए हैं कि पी जो पी था पी भी 5 से विभाजित हो रहा था, पी भी 5 से विभाजित हो रहा है, पी भी 5 से विभाजित है। अतः यहाँ पे हम हल किए हैं तो क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 5 से क्या हो रहा है विभाज्य हो रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया था कि परिमेय संख्या तभी हो सकता है जब p बटे क्यू सिर्फ 1 से विभाजित होगा, मतलब 1 के अलावा उसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 के अलावा ये तो 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 विभाजित हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि 5 जो है p और q का क्या हो गया सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो गया, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 1 के अतिरिक्त है, जो कि 1 के क्या है अतिरिक्त। तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या तभी हो जाएगा जब उसका 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमने माना था क्या कि करड़ी में 5 जो है वो p बटे q है, मतलब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तब होगा जब उसका गुणनखंड 1 आएगा तब ना। लिखिए तो p जो है 5 से विभाजित हो रहा है, ये भी 5 से, तो विभाज्य गुणनखंड के रूप में 1 के अलावा आ रहा है, 1 के अलावा ही ना 5 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखिएगा, इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसके सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 आ रहा है, तो इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो करड़ी में 5 एक क्या हो गया तब अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार सिद्ध होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इतना लाइन आपको लिखना पड़ेगा जिस प्रकार मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सेम उसी कैटेगरी से आपको लिखते हुए आएंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक रहने देता हूँ। इसके अलावा मतलब इसके आगे जो सेकंड वीडियो आएगी इसी तरह पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।